हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में आईपीएससी में हम लोग बाईसाइक्लो, स्पाइरो और एरोमेटिक कंपाउंड का आईपीएससी नाम पढ़े थे। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कार्बन तथा हाइड्रोजन की डिग्री कैसे ज्ञात की जाती है। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आसान है बहुत, बस आंख स्ट्रांग होना चाहिए आप लोग का कि सर जी दिखाने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है। तो कार्बन की डिग्री अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे ना, हाइड्रोजन क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन की डिग्री की। तो ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुटा हो या एक भी कार्बन से ना जुटा हो, मतलब अकेले हो, तो उसे एक डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अकेले का अर्थ क्या है? जैसे CH3OH, CH4, HCOOH, HCHO एक्सेट्रा, ये सब एक डिग्री। 2 डिग्री कार्बन, ऐसे कार्बन जो 2 कार्बन से जुटे हों, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। सेकेंडरी, ऐसे कार्बन जो 3 कार्बन से जुटे हों, तो वो 3 डिग्री, या इसको बोलते हैं टर्सरी। और ऐसे कार्बन जो 4 कार्बन से जुटे हों, वो 4 डिग्री, बोले तो क्वाड्री। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो जब एक कार्बन से जुटे हो या एक भी कार्बन से न जुटे हो, तो 1 डिग्री या प्राइमरी। क्लियर है? 2 डिग्री मतलब 2 कार्बन से, 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन से, 4 डिग्री मतलब 4 कार्बन से जब कार्बन जुटा हो। तो इजी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो हमेशा इजी से ही रहता है, इजी से स्टार्ट करते हैं। C सिंगल बॉन्ड C। बताएं ये कार्बन कई कार्बन से जुटा हुआ है, तो ये कार्बन एक कार्बन जुटा हुआ है, 1 डिग्री। ये भी सिर्फ इससे जुटा है, तो ये भी 1 डिग्री। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, एथेन CH6। अब कार्बन की डिग्री हम ज्ञात कर लिए कि इस कंपाउंड में जो कार्बन की डिग्री है वो 1 डिग्री ना तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री इसमें नहीं है। अब हम लोग हाइड्रोजन की डिग्री की बात करते हैं। बहुत आसान है, समझिएगा। ये 1 डिग्री कार्बन है। जितना डिग्री कार्बन होगा उस पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो वही डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। जैसे ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 3। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में अगर देखा जाए 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 3 ठो इधर है और 3 ठो इधर, तो कितना? 6 ना। और एग्जांपल देखें, क्लियर होएगा। CH3, CH2, CH3, ये एक कार्बन से जुटा तो 1 डिग्री। ये इधर भी कार्बन जुटा हुआ है, इधर भी कार्बन जुटा हुआ है, तो ये 2 डिग्री। और ये सिर्फ इस कार्बन से जुटा है तो 1 डिग्री। देखिए जब होता क्या है ना, बहुत सारे बंदे, अरे इसमें तो कार्बन से हाइड्रोजन जुटा हुआ है, हाइड्रोजन से कार्बन जुटा दिख रहा है। अगर ऐसा केस आप लोग को फंस रहे हैं, ऐसा फंस रहे हैं कि यार यहाँ तो जो ये कार्बन है ये तो हाइड्रोजन से जुटा हुआ है, कार्बन से कहाँ जुटा हुआ है, छोड़ दे, प्रिपरेशन छोड़ दे। बता हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हम ऐसे बंदों को जानते हैं, देखे हैं ना। तो क्लियर रहिएगा एकदम, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़े हुए हैं। अब बताएं, अगर हम आपको ऐसे बताएं तो क्या रह जाएगी आप लोग की इज्जत? बताइए कि अरे यार इतने हम लोग मतलब अस्तर के गिरे हुए हैं कि मतलब हम लोग को संरचना बनाने नहीं आ रहा है। कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ रहे हैं। अब प्रिपरेशन भी कर रहे हैं नीट और IIT का, और ये नहीं आता, तो फिर बेहतर होगा दूसरा कुछ देख ले। बताएं ये 1 डिग्री 1 कार्बन जुटा है, ये 2 डिग्री 2 कार्बन जुटा है, ये कितना? 1 डिग्री। अब क्वेश्चन है कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। 3 इधर है, 3 इधर है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 2। आसान भाषा में। ये क्वेश्चन इसमें बताना है 1 डिग्री
2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। तो ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन संख्या 4, ये 2 डिग्री और ये भी क्या 2 डिग्री। देखिए यहां पे कार्बन से दोनों तरफ कार्बन जुटा हुआ है, 2 कार्बन जुटा हुआ है, इधर क्या जुट गया है ऑक्सीजन। तो कार्बन की डिग्री जो डिपेंड करता है वो कार्बन की संख्या पर कि कितने कार्बन से जुटा है, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इन सब से नहीं ना। तो क्लियर रहिएगा। तो ये 2 डिग्री कार्बन और एक ये 2 डिग्री कार्बन, कुल 2 डिग्री कार्बन संख्या कितना 2। 3 डिग्री की बात करते हैं तो ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बन संख्या कितना बचा 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन एक को नहीं इस कंपाउंड में। 4 डिग्री कार्बन का अर्थ क्या, जब कोई कार्बन 4 कार्बन से जुटा हो तो उसे 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। देखिए जब कोई फंक्शनल वगैरह ना लगा हो, कोई फंक्शनल वगैरह ना लगा हो तो हमें क्लियर रहता है बहुत आसानी से कि डिग्री कैसे निकालना है। देखें कार्बन है CH3, कहने का अगर CH3 देखने को मिला तो 1 डिग्री, CH2 देखने को मिला तो 2 डिग्री, CH देखने को मिला तो 3 डिग्री, C देखने को मिला तो 4 डिग्री। आसान भाषा में ये क्या डिग्री 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो ऐसे कार्बन की डिग्री आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो ये क्या डिग्री होगा 1 डिग्री, ये भी CH3 है, 1 डिग्री ये भी, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री और 2, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नाइट्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन। बताएं ये जो कार्बन है, ये कार्बन कई डिग्री होगा, तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुटा हुआ है इससे, तो ये कई डिग्री कार्बन होगा 1 डिग्री, और ये भी कार्बन सिर्फ इसी से जुटा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री। ऐसे इधर भी ये भी 1 डिग्री होगा और ये भी 1 डिग्री, तो क्योंकि दोनों एक एक, ये भी एक ही कार्बन जुटा हुआ है, ये भी एक ही कार्बन जुटा हुआ है। इस तरफ ये ऑक्सीजन जुटा, ये इस तरफ नाइट्रोजन जुटा, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कोई वैल्यू नहीं रहता डिग्री में ना। तो नाइट्रोजन ये जानते हैं, ये 2 डिग्री अमीन है। अभी पढ़ेंगे अमीन का केस पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे, क्लियर करेंगे ना, यहाँ पे आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो कहने का अर्थ इस कंपाउंड में जो डिग्री ऑफ कार्बन है सभी के सभी 1 डिग्री। अब बताएं इसमें क्वेश्चन बोल दिया, ऐसे दिया, बोला बताएं इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि इसमें 2 डिग्री कार्बन है भी या नहीं। अगर 2 डिग्री कार्बन होगा तभी 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, अन्यथा 2 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होंगे। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेगा, बताए यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां भी, तो इस कंपाउंड में 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 4 ना। जैसे देखें क्वेश्चन देखें, ये है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब बोला कार्बन की बात नहीं कर रहा है, डिग्री ऑफ कार्बन की बात नहीं कर रहा है, आपसे बोला इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या। कार्बन की बात नहीं की है, हाइड्रोजन की बात की है। तो क्लियर कहां से होगा ये हाइड्रोजन में, क्लियर कहां से होगा कार्बन की डिग्री से। बताएं ये 1 डिग्री कार्बन, अब 1 डिग्री कार्बन ये है, इसके अलावा बताएं एक भी 1 डिग्री कार्बन नहीं है, क्योंकि देखें ये कार्बन 2 कार्बन से जुटा, ये कार्बन भी 1 कार्बन से इधर, 1 कार्बन से इधर, सब 2 कार्बन से, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुटाए हुए हैं 3 कार्बन से, एक ठो ऊपर, एक ठो ये ना। तो 1 डिग्री कार्बन कितना है 1 है, तो बताएं 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 3।
पहला आंसर। अब 2 डिग्री की बात करते हैं, तो ये क्या है 3 डिग्री, इसको छोड़ के ये भी 2 डिग्री, 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 तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की जो संख्या होगा वो कितना 5, 1 2 3 4 5, सब पे एक एक हाइड्रोजन है, आप लोग ट्राई कर लीजिए। 3 डिग्री की बात करते हैं, ये रहा 3 डिग्री कार्बन। अब 3 डिग्री कार्बन पे एक को हाइड्रोजन अगर होंगे तो वह डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस पे होता है 4 होता है 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये टॉलुइन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या ना। तो डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान तरीके से पढ़ो भी करते हैं ना, थोड़ा बुद्धि कम भी रहेगा ना फिर भी समझ में आता है ना। अगला हम लोग बात करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, बहुत आसान है, हम आपको फार्मूले से भी बताएंगे और वैसे ही बताएंगे, लोग पढ़े हुए केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए तो आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। केमिकल बॉन्डिंग जिनको नहीं आता वो आए रट्टा मारे क्वेश्चन सॉल्व करें ना, जो पढ़े हुए हैं उनके लिए क्लियर है, वो देखेंगे आंसर ला ही देंगे। देखें जैसे सिग्मा बॉन्ड को अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ तो नंबर ऑफ एटम -1, ये किसके लिए है, ओपन चेन के लिए, अगर ओपन चेन है तो। अगला केस क्या है, नंबर ऑफ एटम -1 प्लस n, ये जो है ना साइक्लिक कंपाउंड बोले तो क्लोज चेन के लिए। यहां पे जो n आप देख रहे हैं, n का अर्थ है नंबर ऑफ रिंग या साइकिल, आप लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिंग या साइकिल। जो पाई बॉन्ड निकालने का है तरीका वो ये है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम except oxygen, nitrogen, chlorine, etc. Number of individual atom into valence shell electron -2 upon 2 plus 1, ये ओपन चेन के लिए पाई बॉन्ड। आप चाहे तो रट ले, रट के निकालो, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे C6H6 है बेंजीन, नंबर ऑफ एटम कितने 6 6 12, 12 -1, तो सिग्मा बॉन्ड निकालना है, बहुत आसान है, बहुत आसान। सिग्मा बॉन्ड निकालना है, कितना आ जाएगा वैल्यू 11। क्वेश्चन यहां पे गलत हो जाएगा क्योंकि बताएं ये साइकिल है, बेंजीन है साइकिल, तो देखिए लिखे हैं आप लोग नंबर ऑफ एटम -1 प्लस n, n मतलब नंबर ऑफ रिंग, बेंजीन में रिंग कितना होता है 1, तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 12। और एग्जांपल देखें NH4 प्लस PCl5 NO3 माइनस PO4 -3, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। ये पहले इनऑर्गेनिक का केस देख लें। बताए 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो 4 है 5, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 4, बहुत आसान। यहां पे 5 1 6, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 5, 4 1 5, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 4, 3 1 4, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 3। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हम लोग। तो सिग्मा बॉन्ड निकालने का फार्मूला, कुल परमाणुओं की संख्या कितना 4 है, तो 4 - 1 ओपन चेन के लिए 4 - 1 3। कुल परमाणुओं की संख्या 6 है, तो 6 - 1 5, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत आसान।
अब बात करते हैं C4H6, ये दिया आपको क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्लियर कर लें कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। 6 4 10, 6 4 10, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9। इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 9 है। आया बात पाई बॉन्ड का, तो पाई बॉन्ड यहां से निकालेंगे हम लोग। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, बोले तो इंडिविजुअल एटम सिंगल परमाणुओं की संख्या, तो यहां पे कार्बन की संख्या कितना है, 4 इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 माइनस 2, प्लस हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संख्या कितना 6। हाइड्रोजन के वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 माइनस 2 अपान 2 प्लस 1। पाई बॉन्ड निकालना है हमें। स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ तो बहुत आसान है, और बताते हैं क्वेश्चन ना। तो बताएं यहां पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 8, माइनस 1 में से 2 जाएगा -1, तो यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस था माइनस 6 हो जाएगा तो माइनस अपान 2 प्लस 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 1 कट जाएगा, आंसर कितना 2। कहने का अर्थ इस कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड की संख्या होगा वो 2 ना। एक बार और देख लें, 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो क्या 2, 4 दूनी 8, 1 में से 2 जाएगा -1, तो -1 में 6 को गुणा करेंगे -6 हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 6 जाएगा 2/2 प्लस 1। और एग्जांपल देख लें, जैसे और दिया आपको C6H4, इसमें पाई बॉन्ड क्लियर करना है। सिग्मा बॉन्ड क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड इसमें भी क्लियर है 9। जब हम लोग निकालने जाएंगे पाई बॉन्ड तो क्या होएगा, 6 × 4 - 2, कार्बन परमाणु संख्या इसमें 6 हो गया ना, बताएं, प्लस 4 हाइड्रोजन संख्या, 4 × 1 - 2 अपान 2 प्लस 1। बताएं 2 12 हो जाएगा, 12 माइनस 1 में से 2 जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा -4 अपान 2 प्लस 1, 12 में से 4 जाएगा 8 अपान 2 प्लस 1 कट जाएगा, 4 1 5। तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कुल कितना, 5। हाँ, आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन को। C2H6, C3H8, C3H6, C6H12, तो इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड हमें कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है। अभी जब हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन का फार्मूला पढ़ेंगे ना तो और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से आप लोग यहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। और जैसा केस बताने जा रहे हैं बहुत रेयर है, आप लोग पढ़े होंगे ना। तो ये सब क्वेश्चन क्या करते हैं मालूम है, एग्जाम में आपको थोड़ा सा टाइम और इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं। इंक्रीज करने के लिए क्या, अब इन सब क्वेश्चन पे अगर आप लोग शुरू हो गए कि लाओ अभी पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएं, फिर इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड काउंट करें, फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो वहां पे तो आप ले गए टाइम। आप लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 55 सेकंड रहता है, 1 मिनट भी नहीं रहता, 55 सेकंड रहता है मान के चलिए। उसी में सब करना रहता है, OMR फिल करना रहता है, इन्विजिलेटर आएंगे, सब दुनिया भर का उसी में रहता है। कहीं गलती से सुसु लग गया बीच में तो वो भी टाइम लेके गया। तो ये सब क्वेश्चन क्या करेंगे ना, आप लोग को टाइम बढ़ा के देंगे अदर क्वेश्चन के लिए। अब इसी में आप लोग लग गए तो फिर बहुत भारी भारी क्वेश्चन रहते हैं ना, इसे आसानी से थोड़ी ना डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे। तो देखें सिग्मा बॉन्ड आसानी से निकाल सकते हैं, 6 2 8, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना 7, कुल परमाणुओं की संख्या -1। तो यहाँ पे क्या 8 3 11 10, यहाँ पे 9 है तो 8, यहाँ पे 18 है तो 17। पाई बॉन्ड हमें कैलकुलेट करना है, C2H6। अब इसमें हमें पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो बताएं कार्बन की संख्या कितना है 2 और हाइड्रोजन संख्या 6 है। कहने का अर्थ जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या के डबल के 2 ज्यादा है। तो जब डबल के 2 2 दूनी 4 2 6,
डबल के 2 ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये कि उसमें पाई बॉन्ड क्या, 0। बहुत आसानी से ये भी देखें, कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो 3 दूनी 6, 2 ज्यादा है, पाई की संख्या कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पे देखें, जो कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन संख्या है वो कार्बन के डबल है। तो जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के डबल हो जाए तो इसका मतलब उसमें एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ऐसे यहां भी देखें, कार्बन संख्या 6 है और हाइड्रोजन संख्या 12 है, तो कार्बन के डबल है हाइड्रोजन, इसका मतलब इसमें भी पाई बॉन्ड एक है। C6H10 या फिर C3H4 ये दे दिए, सिग्मा बॉन्ड तो आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। पाई बॉन्ड की बात करते हैं, बताइए अब यहां पे क्या, कार्बन की संख्या 6 है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 10 है। अब होगा क्या, कार्बन का 2 गुना कितना होता है, 12, ना तो 2 गुना है ना तो 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो आसान क्या कि कार्बन के 2 गुना से अगर 2 कम है तो इसका मतलब उसमें 2 पाई बॉन्ड है। ऐसे यहां भी 3 दूनी 6, हाइड्रोजन संख्या कितना है, 4 है, इसका मतलब डबल से 2 कम है, इसका मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड। ये सब एक एक पाई बॉन्ड वाले। आसानी से कार्बन के संख्या के डबल के अगर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो एल्केन है, अगर कार्बन के 2 गुना हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन है, और अगर कार्बन के 2 गुना से 2 कम है तो वो एल्काइन है या फिर एल्काडाइइन भी है। वो आएगा भी, क्लियर होएगा, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो ना। अब जैसे ये ओपन चेन के लिए है, सब ओपन चेन के लिए, क्लोज चेन करने जाएंगे ना तो भैया दिक्कत हो जाएगा। फिर आप लोग को जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, इसका अगर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देंगे तो उसमें पाई बॉन्ड 0 हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखें, ये है C हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 6 है, तो यहां पे अगर हम लोग 3 हाइड्रोजन लगा दिए CH3, यहां पे हम लोग 2 हाइड्रोजन लगा दिए, तो यहां पे एक हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हम लोग, बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। या फिर यहां पे एक कोना लिख के यहां भी CH3 लिख दे, फिर भी ये बैलेंस नहीं है। या फिर आपकी बुद्धि में आया कि रुको हम अपने अलग तरीके से बुद्धि लगाते हैं, तो यहां पे आप CH2 कर देंगे, ये भी नहीं सही है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो होएगा क्या, C अब हमें इसको बैलेंस करना है। बताएं यहां पे CH3 H कर दिए, बताएं यहां पे H कर दिए, यहां पे H कर दिए, यहां पे H कर दिए, 3 हाइड्रोजन हो गया। बचा हमारे पास कितना हाइड्रोजन, 3 है। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बचे ये कार्बन और ये कार्बन। अगर इन दोनों कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड लगा दिए, तो बताएं इसको, इस कार्बन को हाइड्रोजन की कितनी आवश्यकता, 1, और इस कार्बन को हाइड्रोजन की कितनी आवश्यकता, 2। ये बन गया स्ट्रक्चर C3H6 का। अगर C3H8 लिखने जाएंगे तो 1 2 3, बहुत आसान है, पाई बॉन्ड देखे 0 बताए हैं उसमें, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं आसानी से। अब यही क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग साइकिल में लिखने जाएंगे, ये क्वेश्चन को अगर हम लोग साइकिल में लिखने जाएंगे तो क्या होएगा, ये एक भी पाई बॉन्ड नहीं, CH2 यहां भी, CH2 यहां भी, CH2 यहां भी ना। तो सिग्मा पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, CH3 CHO ये है, इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड पूछ लिया, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है भैया। देखें ये कार्बन है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुटा हुआ है, कहने का अर्थ 3 सिग्मा, तो यहीं से क्लियर हो गया। ये कार्बन इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड द्वारा ही जुटा है, तो 1 सिग्मा ये हो गया। अब इस कार्बन पे आए, इधर वाला क्लियर हो गया, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुटे हुए हैं, 3 सिग्मा, इस कार्बन से ये कार्बन जुटा हुआ है सिंगल बॉन्ड द्वारा, तो 1 सिग्मा। अब आए इस कार्बन पे, तो जब इस कार्बन पे हम लोग आएंगे तो क्या होगा, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुटा हुआ है तो 1 सिग्मा, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुटा हुआ है, बताएं 4 1 5, एक तो हाइड्रोजन जुटा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, तो 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2। इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा, एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड द्वारा जुटा है, इसका मतलब उसमें 1 सिग्मा है और एक पाई है। तो बताएं कुल कितने सिग्मा, 6। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुल परमाणुओं की संख्या कितना, 4 4 3 7, कुल परमाणुओं की संख्या 7 है, तो सिग्मा बॉन्ड कॉमन बात 6 होगा। ये क्लियर। पाई बॉन्ड आप लोग उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
जो हम अभी फार्मूला पढ़े हुए हैं, बस उसमें ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं करेंगे। संरचना बनाने जाएंगे, CH C डबल बॉन्ड OH, गिनती कर ले, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, और ये क्या हो गया पाई। आसानी से CH3 COOH। तो इसमें क्या 4 8, कुल परमाणुओं की संख्या 8 है, इसका मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 7। पाई बॉन्ड, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए, तो 1 पाई। देखें एक तो क्वेश्चन आता है नेप्थालीन और एंथ्रासीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड ज्ञात करें। अभी हम पढ़ाएंगे भी, जब कार्बनिक यौगिक पढ़ाएंगे संतृप्त और असंतृप्त, तो वहां पे हम आपको नेप्थालीन और एंथ्रासीन बताएंगे। होता क्या है ना, कॉमन नाम दे देता है कि नेप्थालीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करें, या फिर एंथ्रासीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करें, या फिर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने रहेगा। बस आपको अगर ये क्लियर नहीं रहेगा कि भैया नेप्थालीन है क्या, एंथ्रासीन है क्या, फिर गया, फिर सोचो ही मत, फिर तुक्का मारो, जय माता दी वाला ना, तुक्का मारो, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। बताएं, नेप्थालीन है ये, 3 रिंग बन गया एरोमेटिक में, तो वो एंथ्रासीन होता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 8 9 10, तो कार्बन संख्या कितना 10 है। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन संख्या कितना है 8, सब पे एक हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 17 सिग्मा, और पाई दिख ही रहे हैं 5 पाई। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग बात करते हैं मूलक की, रेडिकल ना। देखें रेडिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो एल्किल ग्रुप करते हैं, एल्किल ग्रुप, रेडिकल का फॉर्मेशन। रेडिकल बोले तो मूलक, मुक्त मूलक भी बोला जाता है, आएगा भी बताते हैं। तो सबसे पहले एल्किल का निर्माण कैसे होता है, तो कोई भी एल्केन हो, एल्केन, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें। जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या, एल्किल। फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। बताएं, एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, तो किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको एल्किल मूलक प्राप्त होगा, एल्किल रेडिकल। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे CH4, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन हम लोग निकालें। जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3। ये क्या था, मेथेन, और ये क्या, मेथिल। पढ़े हुए हम लोग मेथिल। अब जो देख रहे हैं आप लोग, इधर कुछ तो जुटेगा इधर, तो इसी को बोलते हैं ना मूलक, रेडिकल, इसी को मूलक बोलते हैं। या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 ये मूलक, C2H6 है, इसको एथेन बोलते हैं। अब एथेन है तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5, इसको क्या बोलते हैं, एथिन। एथेन क्या हो जाएगा, एथेन। बात करते हैं हम लोग प्रोपेन की, C3H8। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, देखिए ये और ये इसके एक ही मूलक है, नॉर्मल मेथिल, नॉर्मल एथिल, बस ना, और कोई आप बनाने जाएंगे तो नहीं बनेंगे। लेकिन जब बात करते हैं C3H8 की, तो क्वेश्चन यहां से बनना शुरू होता है, बताएं C3H8 में कि कुल कितने मूलक संभव हैं। तो होएगा क्या, हम लोग जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो CH3 CH2 CH3, समझिएगा क्वेश्चन ना। ये क्या, प्रोपेन है, प्रोपेन। अब इसमें से एक तो हाइड्रोजन निकाल दिए। जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहां पे क्या होगा,
CH3 CH2 CH2 हाइड्रोजन निकल गया, तो ये प्राप्त हुआ, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल देंगे, प्रोपिल। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस प्रकार का प्रोपिल है, इंपॉर्टेंट ये किस प्रकार का प्रोपिल है। तो जो मूलक लगा है वो सामान्य नॉर्मल चेन में लगा है, तो नॉर्मल चेन में एकदम किनारे पे, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपिल। नॉर्मल प्रोपिल एक तो और प्राप्त हो सकता है आप लोग को, इसे यहां पे लगाए हैं नॉर्मल प्रोपिल, अगर यहां भी लगाएंगे फिर भी नॉर्मल प्रोपिल, लेकिन अगर यहां पे लगा दिए CH3 CH3, देखिए अणु सूत्र वही रहेगा, जैसे प्रोपेन है एक हाइड्रोजन निकालें, दोनों का अणु सूत्र वही रहेगा, परंतु मूलक के स्थान में भिन्नता आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था, C3H8 में कुल कितने मूलक संभव है, तो एक तो ये संभव है, बताएं ये क्या होगा, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल या सेकेंडरी प्रोपिल। सेकेंडरी प्रोपिल किस लिए, क्योंकि जो मूलक लगा हुआ है वो कई डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। अब आइसो की बात करते हैं, याद रखिएगा जो आइसोप्रोपिल मतलब प्रोपेन को छोड़ के बाकी किसी में भी जो आइसोप्रोपिल बनता है वो प्राइमरी बनता है, सेकेंडरी नहीं बनता। जो भी आइसोप्रोपिल बनेंगे वो प्राइमरी बनेंगे, सेकेंडरी नहीं बनेंगे। ये प्रोपेन जो है ना वो एक्सेप्शनल केस है इसका, कि प्रोपेन में जो आइसोप्रोपिल बनता है वो सेकेंडरी बनता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखें, जैसे बोल दिया एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल का अर्थ क्या है, ये रहेगा, यहां पे OH हो जाएगा, खत्म। आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोल दिया, देखिए क्वेश्चन होएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल होएगा अभी, और आगे भी देखते हैं हम लोग ना। तो यहां पे OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल आसानी से, यहां पे कुछ लगा दिए, कुछ मतलब क्या, क्लोरीन लगा दिए, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, यहां पे क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। सामान्य नाम IPAC नाम लिखने जाएंगे तो जैसा हम लोग IPAC पढ़े वैसा ही ना। C4H10 बोल दो ब्यूटेन, इसको हम बोल दिए ना नॉर्मल ब्यूटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन का अर्थ क्या है, ये कुछ ये CH3 CH2 CH3 ये। तो अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकालें, जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हम बना दिए यहां पे C4H9 बोले तो नॉर्मल ब्यूटिल। यहां पे एल्कोहल लगा देंगे बोले तो OH, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। आसान भाषा में तो नॉर्मल ब्यूटेन है, समझिएगा क्वेश्चन, नॉर्मल ब्यूटेन है, इससे ये बनाएं। एक और बन सकता है, बताएं यहां पे लगा है तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल, और अगर यहां पे लग जाएगा CH3 CH2 CH3 तो ये क्या, सेकेंडरी ब्यूटिल। तो ये नॉर्मल ब्यूटिल और ये सेकेंडरी ब्यूटिल। अब क्वेश्चन समझें कि C4H10 में कुल कितने एल्किल मूलक संभव हैं, एक क्वेश्चन ये। फिर से अगला क्वेश्चन, नॉर्मल ब्यूटिल के कुल कितने एल्किल मूलक संभव है, क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन अगर ये बोला C4H10 मतलब ब्यूटेन बोल दिया, ब्यूटेन के कुल कितने एल्किल मूलक संभव है, तो जितने बनेंगे वो बनाने। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोल दिया कि नॉर्मल ब्यूटेन के कुल कितने एल्किल मूलक संभव है, तो एल्किल मूलक 2 संभव है, क्योंकि देखें अगर इसको उठा के हम लोग यहां पे रखेंगे फिर भी ये में प्राप्त होगा सेकेंडरी ब्यूटिल, और अगर इसको हम उठा के यहां पे रख दें फिर में ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटिल ना। अब देखें आगे, देखें ये नॉर्मल ब्यूटिल है, CH3 CH3 इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। अब देखिए भाई यहां पे हम इस प्रोपेन के केस में बताए हैं
कि जो आइसोप्रोपिल होता है वो सेकेंडरी होता है, इसके अलावा कोई भी हो, आइसोब्यूटिल, आइसोपेंटिल, आइसोहेक्सिल, आइसोहेप्टिल, कुछ भी हो, सब क्या होंगे, प्राइमरी। अब आइसो में क्या होता है ना, एक तो सब्स्टिट्यूट लग गया इसमें, बताएं यहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकला, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पे क्या होएगा, CH3 CH CH3 CH2, ये बताएं ये क्या, प्राइमरी। और यहां पे क्या था, सेकेंडरी, इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल। 28 का बनेगा CH3 C CH3 CH3 और ये, तो इसका बताएं एक डिग्री, 3 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल। तो एल्कोहल अगर यहां पे लगेगा तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल, एल्कोहल अगर यहां पे लगेगा तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल ना, कुछ भी लग सकता है, कुछ भी। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना, और आप लोग भी ट्राई करिए, जितना आईपीएससी में देखेंगे आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा आइसोप्रोपिल, टर्सरी ब्यूटिल, नियोपेंटिल, सब कैसा आएगा। अच्छा नियोपेंटिल, देखिए इसमें नियो ब्यूटिल और नियो प्रोपिल नहीं है, जो नियो स्टार्ट होता है ना वो मिनिमम 5 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन समझिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन में कुल कितने एल्किल मूलक संभव है, तो 2, 1 और 2 नॉर्मल ब्यूटेन में। अगर क्वेश्चन ये बोल दिया कि ब्यूटेन में, बोले तो सिर्फ ब्यूटेन बोल दिया, C4H10 में कुल कितने एल्किल मूलक संभव है, तो 4, 1 2 3 और 4। तो अब से अगर आपसे बोला कि टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां पे एल्कोहल लग जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल। अब पता नहीं चला आप लोग ये कर दिए ब्यूटिल मतलब 4 तो आपको क्लियर रहेगा, 4 कार्बन होएगा, ये क्लियर है ब्यूटिल मतलब, लेकिन आपको यही नहीं क्लियर है कि भैया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बोला है तो एल्कोहल में लगाना कहां है, तो क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाता है। ज्यादा बारी आप देखेंगे ना, इसी क्वेश्चन देता है आपको, जनरल नाम दे देगा, बोलेगा इसका आईपीसी नाम बताए। तो सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए ना कि वो क्या बनेगा, तब ना उसका आईपीएससी नाम लिख पाएंगे, नहीं तो कहां लिख पाएंगे फिर ना। तो देखें अगला C5 का भी देख लें, C5H12 बोले तो पेंटेन में कुल कितने एल्किल मूलक संभव है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाले तो यहां पे क्या हो जाएगा, C5H11, इसको क्या बोल देंगे, पेंटिल ना। तो अगर नॉर्मल पेंटेन हुआ, नॉर्मल पेंटेन, तो भैया एक हाइड्रोजन निकलेगा तो नॉर्मल पेंटिल होगा, क्लियर है, नॉर्मल पेंटिल। तो इस पेंटेन में कितने केस बनेंगे वही हमें क्लियर करना है। नॉर्मल पेंटेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो कई केस तैयार होगा। एक तो ये रहा CH3 CH2 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 CH2, ये नॉर्मल पेंटिल हो गया। उसके बाद क्या, सेकेंडरी पेंटिल। अब देखिए 2 केस प्राप्त होंगे आप लोग को सेकेंडरी में, जिससे एक तो क्या, CH3 CH2 CH2 CH CH3, एक केस ये प्राप्त हुआ। एक केस जो आपको और प्राप्त होगा वो CH3 CH2 CH CH2 CH3। तो अगर सेकेंडरी पेंटिल बोल दिया, सेकेंडरी पेंटिल, तो सेकेंडरी पेंटिल में आप लोग को 2 केस देखने को मिलेंगे। बताएं, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी तो 2 डिग्री कार्बन है, परंतु ये कौन सा कार्बन है, दूसरा, और ये कौन सा कार्बन है, तीसरा ना। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किसको एग्जैक्ट कौन सा पेंटिल बोलेंगे। तो इस जो नजदीक पड़े उसको बोलते हैं एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल, और ये सिर्फ सेकेंडरी पेंटिल। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोल ही दिया कि सेकेंडरी पेंटिल, तो सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल यहां पे OH लगा दे। अगर एक्टिव सक्रिय सेकेंडरी पेंटिल बोला तो एल्कोहल यहां पे। अब बताएं, अगर हम लोग यहां पे लिखेंगे
मूलक यहां पे लगाएंगे तो क्या होगा, फिर भी वही एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल। अगर यहां पे लगा देंगे फिर वही नॉर्मल पेंटिल ना। तो ये नॉर्मल पेंटेन। अब बताएं आइसोपेंटेन, CH3 CH CH3 CH2 CH3 आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन में कितने केस दिखाना है हमें वो देखिए। एक हाइड्रोजन निकला, जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या क्या प्राप्त होगा पहले ये देख लें इस बार। CH3 CH CH3 CH2 CH2 मूलक, एक केस ये हाइड्रोजन निकला, स्ट्रक्चर देखें यही रहेगा सबका, CH3 CH CH3 CH मूलक CH3। फिर अगला केस CH3 CH3 मूलक CH2 CH3, हाइड्रोजन एक ठो निकला। देखें यही केस है ना, इसी से सब बन रहे हैं। एक और जो बनेगा CH2 CH CH3 CH2 CH3। देखिए अणुसूत्र चारों का यही है, बस एक तो हाइड्रोजन निकल गया ना। आइसोपेंटेन है ये सारे क्या है, आइसोपेंटिल है। तो ये क्या, इसको बोलेंगे आइसोपेंटिल, प्राइमरी आइसोपेंटिल ना। इसका जो नाम होगा ये एक्टिव आइसोपेंटिल, ये टर्सरी 3 डिग्री टर्सरी पेंटिल 3 डिग्री ना, और ये एक्टिव पेंटिल। अब नियोपेंटेन देखते हैं। नियो जो स्टार्ट होता है ना वो न्यूनतम 5 कार्बन से, नियोपेंटेन। तो जो नियोपेंटेन है क्या, CH3 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 CH3। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बन जाएगा आपको CH3 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 CH2। यहां पे क्या मूलक बोले तो इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटिल। एल्कोहल लगा रहेगा तो एल्कोहल ना। तो क्वेश्चन समझे, पेंटेन में कुल कितने एल्किल मूलक संभव, पेंटेन में तो कुल कितने एल्किल मूलक होंगे, 3 ठो ये, 4 ठो ये, 1 ठो, तो 7। आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल पेंटेन के कुल कितने मूलक होंगे। तो नॉर्मल पेंटेन बोल दिया इसका मतलब क्वेश्चन बदल गया, सिर्फ पेंटेन बोला तो क्वेश्चन दूसरा था, नॉर्मल पेंटेन बोल दिया इसका मतलब इसके कितने मूलक संभव होंगे, 3। अगर आपसे आइसोपेंटेन बोल दिया, आइसोपेंटेन के कुल कितने मूलक संभव होंगे, तो 4। और अगर नियोपेंटेन बोला, नियोपेंटेन के कुल कितने मूलक संभव होंगे, तो 1। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनता है, याद रखिएगा ना। अभी आपको हम क्वेश्चन देंगे भी करने को, तो आप लोग ट्राई करिएगा उसको। जैसे एक तो क्वेश्चन है आइसोऑक्टेन, तो आइसोऑक्टेन में आइसो और नियो दोनों केस रहते हैं, आइसो एंड नियो। CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, इसको आइसोऑक्टेन बोलते हैं। इसका आप लोग IPC नाम ट्राई करिएगा, क्वेश्चन आया हुआ। और इसका यूज भी थोड़ा आप लोग चेक करें, देखिए कहां इसका यूज होता है ना। तो ये था मूलक, एल्किल मूलक। अब हम लोग बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों में हाइब्रिडाइजेशन की, बोले तो संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
तो ये जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं उससे बहुत ही, इसमें जो मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण, तो इसमें डी कक्षक भाग लेते नहीं, इसीलिए जो संकरण इसका होता है मैक्सिमम sp3 माइनस n, ये फार्मूला है संकरण निकालने का ऑर्गेनिक कंपाउंड में। n मतलब होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बंध की संख्या। एग्जाम्पल देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस कार्बन पे संकरण निकालने जाएंगे तो क्या ये कार्बन एक को पाई बॉन्ड द्वारा जुटा नहीं है, तो संकरण क्या हो जाएगा sp3 माइनस 0, n का मान 0 है तो 0, तो क्या बन जाएगा sp3। ऐसे इस पे भी एक भी पाई बॉन्ड है नहीं तो क्या हो जाएगा sp3। तो इन दोनों का जो शेप होएगा वो टेट्राहेड्रल, पढ़े हुए हम लोग चतुष्फलकी, और जो एंगल होएगा वो 109.28। और एग्जांपल देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब क्वेश्चन देखें, इसमें कहा कि सभी कार्बन पे संकरण बता दे, इसमें बोल रहा है कि दूसरे कार्बन पे और पहले कार्बन पे संकरण ज्ञात करें। समझिएगा, दूसरे और पहले कार्बन बोल दिए, तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए इसमें दूसरा और पहला कार्बन है क्या। अब तो बुद्धि में आ जाएगा दूसरा कार्बन ये है, लेकिन पहला कार्बन कौन होगा, या तो आप लोग ये भी कर सकते हैं या तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। ये वाला अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, काउंटिंग होगा यहां से क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है। तो आईपीसी का बहुत बड़ा रोल है, उसको हल्के में ना लीजिएगा। तो दूसरे कार्बन में संकरण निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा sp2, क्योंकि फार्मूला क्या बनता है sp3 माइनस n। इस कार्बन से एक तो पाई बॉन्ड जुटा हुआ है तो 3 में से 2 एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा sp2। ऐसे यहां भी पहला कार्बन ये तो क्या हो जाएगा sp3 माइनस 1 क्या बन जाएगा sp2। जो शेप होएगा इन दोनों का वो क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली, और एंगल क्या 120। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर है ना ये। अरे पढ़े हुए हैं ये सब केस, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर, एंगल भी केमिकल बॉन्डिंग बताया, वही केस है, अलग थोड़ी ना है ना, पढ़े हुए हम लोग। तो दूसरा और पहला कार्बन बोला था संकरण क्या हो जाएगा sp2 और sp2। इसमें सभी कार्बन पे निकालने, इस पे निकालने जाएंगे हम लोग तो sp आ जाएगा sp3 माइनस 2, तो sp। इस पे भी अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो sp3 माइनस 2 क्या हो जाएगा sp। इस पे अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो sp3 माइनस 0, क्योंकि इस पे एक को पाई बॉन्ड नहीं लगे हुए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3। अब इन दोनों का अगर हम लोग को बात करना हुआ शेप का तो क्या हो जाएगा लीनियर, रेखीय, और एंगल कितना 180। पढ़े हुए हैं ये केमिकल बॉन्डिंग में ना, हमें सिर्फ क्लियर करना था संकरण हाइब्रिडाइजेशन। और एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें हमें बोल दिया पहले, तीसरे और पांचवें कार्बन पे संकरण ज्ञात है, तो कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काउंटिंग। जब हम लोग काउंटिंग करने जाएंगे, इधर से काउंट करेंगे तो दूसरे कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है, जबकि इधर से काउंट करेंगे तो पहले ही कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से पहले पड़े तो हम लोग वरीयता ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं और डबल बॉन्ड प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसमें पहला कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये और पांचवा कार्बन ये। अब इस पहले कार्बन पे अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो क्या होएगा sp। अरे sp3 माइनस 2, 2 पाई बॉन्ड है ना। इस पे अगर हम लोग निकालने जाएंगे sp2 और इस पे निकालने जाएंगे तो sp3। बहुत आसान है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन ना। क्वेश्चन है बेंजाइन, इसको बेंजाइन बोलते हैं। आप लोग बेंजीन जानते ही हैं, तो बेंजीन में जो सभी कार्बन पे संकरण प्राप्त होगा आप लोग को वो sp2, क्योंकि सभी कार्बन पाई बॉन्ड से जुटे हुए हैं एक एक ना। जैसे यहां पे देखें, ये बेंजाइन में ये कार्बन दोनों हैं, ये दोनों कार्बन हैं,
तो इस पे अगर हम लोग समीकरण निकालने जाएंगे दोनों का में, चाहे इस पे निकाले चाहे इस पे निकाले, तो sp3 माइनस 1, एक पाई बॉन्ड जुटा हुआ है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड जुटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा sp2 सब पे, चाहे इस पे निकालें चाहे इस पे निकालें चाहे इस पे निकालें चाहे इस पे निकालें। अब बात करेंगे इनकी, तो जब यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो sp3 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp। यही है केमिस्ट्री। क्वेश्चन यहाँ पे गलत, ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को प्राप्त होगा वो sp2। क्लियर रखिएगा ना। तो हाइब्रिडाइजेशन आसान ना। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब।